नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे वीडियो जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। आज मैं आपके सामने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53 का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देखिए। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये क्या है, इसके क्या एम्स हैं, क्या फंक्शन है। पार्ट 2 में मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या क्या जो रिकमेंडेशन थे, क्या इनमें कमीशन ने क्या क्या चीज़ें अपनी रिपोर्ट में भेजी थी, उसके बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कमीशन ने जो प्रिपेयर किया था क्वेश्चनरी कि क्या क्या वेरियस चीज़ें करनी है, वेरियस एस्पेक्ट सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उसको उन्होंने बहुत सारे उसमें एजुकेशनल एक्सपर्ट, टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को भेजा। और उन्होंने उनके जो मेंबर्स थे उन्होंने टूर किया इंडिया का, और उस टूर में वेरियस पार्ट्स में ये देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सेकेंडरी एजुकेशन में। हर एक चीज़ों को उन्होंने अपनी बारीकी से देखा, और जो अपने एक्वायर किया उन्होंने नॉलेज, उसके बेसिस पे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। तो उसमें पहला जो चीज़ था कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम कोई किसी भी जो कमीशन का या किसी भी चीज़ का बुनियादी जो ढांचा होता है, उसमें पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो पाठ्यक्रम में उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो आयोग ने पाठ्यक्रम की व्यवस्था की वो 2 स्तरों पे की। पहला मिडिल स्तर पर, तो मिडिल स्तर पर उन्होंने क्या बोला कि भाषा पढ़ाया जाएगा, सामाजिक अध्ययन पढ़ाइए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, कला एवं संगीत पढ़ाइए, उद्योग और शारीरिक शिक्षा की भाषाओं में शिक्षा दो। आप ये आयोग ने बोला कि विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा के साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी सिखाया जाए, क्योंकि भाषा जो है उनको एक सशक्त माध्यम है जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा इसमें चीज़ था कि पाठ्यक्रम का जो विकास होगा वो कैसे होगा। तो पाठ्यक्रम के विकास में जो है उन्होंने टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस की बात की। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब कि पाठ्यक्रम गठन के समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें जो शैक्षणिक पहलू के साथ साथ विद्यार्थियों को अन्य पहलुओं का विकास हो, क्योंकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है। उसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उद्योगशाला, खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा था कि वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अनेक रूपता एवं लचीलापन। आयोग के अनुसार जिस समय पाठ्यक्रम की रचना की जा रही है उस समय इसमें अनुरूपता एवं लचीलापन को भी स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की रुचि तथा आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना जाना चाहिए। फिर इसमें क्या था कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ लीजर, मतलब पाठ्यक्रम में सामाजिक, सौंदर्यपरक एवं कला को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके विकास के लिए विद्यार्थी के लिए अवकाश का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि अवकाश के समय वो इन कार्यों का संपादन कर सके, मनोरंजन एवं सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। मतलब वो इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड लीजर का मतलब ये हुआ कि अवकाश का महत्व और उपयोगिता। फिर इसमें क्या था, कम्युनिटी सेंटरनेस, मतलब कि सामुदायिक दूरीकरण का बात किया गया था। कमीशन में पाठ्यक्रम को सांप्रदायिक जीवन से भी संबंधित किया गया था। मतलब पाठ्यक्रम के उत्पादन कार्यों में विशेष स्थान जो है वो स्थानीय आवश्यकताओं को दिया जाना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड अगर रहेगा तो क्या ज़रूरत है क्या नहीं उसकी ध्यान रखी जाएगी, और इस तरह से वो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट बच्चे करेंगे और नीड के अनुसार वो पढ़ेंगे। फिर इसमें था कि रिकमेंडेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। रिकमेंडेशन ऑफ टेक्स्ट बुक में जो चीज़ थी उसमें क्या थी कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो ये ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि उसमें जो है बुनियादी चीज़ों के साथ जो है और भी चीज़ों को डाला जाए। तो फिर उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात की गई। इस कमेटी में क्या क्या होंगे, एक हाई कोर्ट के जो है जज होंगे उस स्टेट के, एक मेंबर होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के उस रीजन के, एक वाइस चांसलर होंगे उस रीजन के, उस राज्य में जो यूनिवर्सिटी हो रहे उसके वाइस चांसलर होंगे, एक हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस होगा उस स्टेट का, 2 डिस्टिंग्विश्ड एजुकेनिस्ट होंगे, मतलब शिक्षाविद होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होंगे। तो ये सारे लोगों को मिला के एक कमेटी बनेगी, जो कि प्रोविज़न होगी। इनमें क्या होगी कि ये अपने इस समिति में मुख्य इनका कार्य क्या होगा कि धन की व्यवस्था करना, पुस्तकों का चयन, निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, अच्छी पुस्तक लेखन की प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुस्तकों का प्रबंध तथा विषय विशेषज्ञों की सूची बनाना, ये इनका काम रहेगा। फिर क्या था, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक जो है वो आयोग का ये सुझाव था कि पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य राज्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए,
तथा बाहरी व्यावसायिक प्रकाशन का हस्तक्षेप खत्म कर देना चाहिए। आयोग के इस सलाह को हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने माना और उन्होंने अपने राज्य में इसको लागू किया। रेफरेंस बुक की बात की गई इसमें, मतलब कि निर्देशक पुस्तकें। आयोग के अनुसार विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास तथा अध्यापकों के ज्ञानवर्धन हेतु राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में निर्देश पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए। फिर क्या था, लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक। जो भाषा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पुस्तक को आसानी से समझा जा सके। भाषा पे विशेष जोर इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जो है अगर भाषा अगर डिफ़िकल्ट होगी तो बच्चे आसानी से नहीं समझ पाएंगे। और ये भी कि आप जो है लैंग्वेज को ये रखिए कि वो प्रॉपर जो है उनमें क्या करें, ये भावनापन पे कि आप जो चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं वो सही है या गलत है। फिर जो है इंक्लूजन ऑफ पिक्चर्स, चित्रों का समावेश हो। मतलब जो आयोग के अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें चित्र बनाए जाए। साइंस की बुक में जो है चित्र बना के दिखाया जाए, पिक्चर बना के दिखाया जाएगी तो आसानी से बातों को समझ सकते हैं। कुशल और प्रतिभावान कलाकारों के बनाए गए चित्र पुस्तकों में डालने से उन्हें प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता भी मिलेगी। धर्म विशेष पर पुस्तकों का जो है, धर्म विशेष की पुस्तकें, मतलब ये चीज़ ध्यान देना है कि जो पुस्तक हो उसमें किसी धर्म के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिया गया हो। मतलब क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्म विशेष की प्रशंसा नहीं हो और दूसरे धर्म को क्यों भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। फिर इसमें जो था इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन की बात की गई इस आयोग के द्वारा कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाए, कम से कम जो है एग्ज़ाम लिए जाएँ, मिनिमाइजेशन ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट किया जाए। फिर इसमें यह था कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट में सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, मतलब सिर्फ टेस्ट आप नहीं ले रहे हैं, उनके हर तरह के टेस्ट को लीजिए। प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का बात इसमें किया गया। फिर इसमें सर्टिफिकेट देने की बात की गई, जैसे जो विषय जब तक परीक्षाओं में शामिल नहीं किए गए उनकी आंतरिक परीक्षाओं के परिणाम दिए जाएं। उसके बाद इसमें विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में विद्यार्थी की उपलब्धि को आंका जाए, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है उसमें मेजर करने की बात कही गई। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम की जगह पे जो है प्रतीक चिन्ह, मतलब ABCD लाया गया, मतलब अंकों के स्थान पे ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। अंक पहले दिए जाते तो उनके जगह पे ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। इसके बाद इसमें स्टूडेंट वेलफेयर के लिए भी बात ही कही गई, रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में बोला गया, छात्रावास में अच्छे पोषक तत्वयुक्त भोजन की व्यवस्था की बात की गई, साफ सफाई की बात की गई। जो अध्यापक 40 वर्ष से कम के हैं उनको छात्रों की शारीरिक क्रियाओं में, मतलब फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में उनको दिया जाए ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करा सके। अनुशासन की बात कही, डिसिप्लिन की। ये बोला भी गया, आयोग ने ये बोला कि शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता बनी रहेगी। मतलब कि द डेवलपमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन इज नॉट ऑफ मच यूजफुल टिल देयर इज इनडिसिप्लिन इन द स्कूल। अनुशासन किसी भी बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर अनुशासन में रहेगा तो वो अपने विभिन्न क्रियाकलापों में अनुशासित रहेगा तो उसको सही तरीके से कर पाएगा। सामूहिक खेल के प्रोत्साहन की बात की गई, अनुशासन से चरित्र निर्माण होगा जिसकी भी बात इसमें बोली गई। और एक अधिनियम पारित करने के लिए बोला गया सरकार को कि नेताओं को जो है चुनाव के समय भोले वाले विद्यार्थियों का गलत प्रयोग रोका जा सके, इसके लिए एक अधिनियम लाने की बात किया गया। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आयोग ने बोला कि केंद्र सरकार NCC का प्रसार करे, राज्य सरकार जो है स्काउटिंग मूवमेंट्स को बढ़ावा दे, प्राथमिक शिक्षा रेड क्रॉस के लिए बात की गई, रिलीजियस और मोरल एजुकेशन की बात की गई, क्योंकि धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय नहीं बनाना है, लेकिन बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा का एजुकेशन दिया जाए ताकि वो मतलब कि उनको नैतिकता का ज्ञान हो, उनको धार्मिक जो चीज़ें हैं धर्म के बारे में ज्ञान हो। और यह जरूरी है कि इसका प्रबंध जो है ऐच्छिक शिक्षा के रूप में किया जाना चाहिए, मतलब कि ये इसका प्रबंध जो है इस आधार पे हो कि बच्चा ऐच्छिक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़े इसको। विद्यालय में अध्यापकों के व्यवहार तथा विद्यालय के प्रभाव पर निर्भर है कि वो कैसे इन चीज़ों को पढ़ाएं। उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्किल्स की बात इसमें की गई कि अध्यापक का चयन जो है पक्षपात तरीके से नहीं हो, बायस्ड नहीं हो इसमें किसी भी तरह का। निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अध्यापक का चयन भी एक चयन समिति के द्वारा किया जाए। अध्यापकों को पेंशन की प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस दिया जा सके ताकि वो आवश्यकता अनुसार इसे प्रोबेशन काल को
2-3 साल तक बढ़ाया जा सके, मतलब उनके पीरियड को, प्रोविजन पीरियड को बढ़ा के उनको अगर वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उच्च विद्यालय के चयन के लिए आवश्यक योग्यता जो है बीएड होनी चाहिए। एमएड करने के लिए आप अगर एमएड करना चाहते हैं तो आप बीएड होने के साथ साथ 3 वर्ष का आपको अध्यापन का अनुभव हो, तभी आपको जो है मिलेगा एमएड करने के लिए। विशेष अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है टीचर्स को तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाए, और सहकारिता के आधार पर अध्यापकों के लिए मकान जाने चाहिए। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए जो है उच्च तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये था कि आप कैसे ट्रेनिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, इसमें हर एक पहलू को छुआ गया था। इसके बाद इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई, क्योंकि स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके एक जो है बेटर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया गया कि शिक्षा निदेशक जो है शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हो, वह संयुक्त सचिव का कार्य करेगा। दूसरा ये बोला कि एक 25 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाए जिसका सभापति शिक्षा निदेशक होगा। नए विद्यालय को तभी मान्यता दी जाए जब वो सभी दशाएं पूरी करती हो। उसके बाद जो है ग्रामीण इलाकों में विद्यालय खोलने को प्रोत्साहन दिया जाए। इन भवनों को निर्माण के लिए उचित और आवश्यक धनराशि और जमीन दिया जाए। फिर जो है इसमें 200 दिन जो है कार्य वर्ष के रूप में होगा, 200 दिन जो है विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकाल अवकाश जो है 2 माह का हो, तथा 10 से 15 दिन के लिए छोटे छोटे और कम अवकाश हो जो कम से कम वर्ष में 2 बार दिए गए। सरकारी क्षेत्र में 16 से 18, 19 से 21 और 22 से 24 वर्ष के आयु के व्यक्ति के लिए चाहिए कि उन्हें 50% उनका चुनाव सीधे हो, मतलब उनका जो है उनको किसी तरह का टेस्ट नहीं देना पड़े, उनको डायरेक्ट जो है बहाली उनकी की जाए। अब था कि प्रोविजन ऑफ फिनांस, कोई भी कार्य करने के लिए पैसे, धन की जरूरत होती है, तो केंद्र तथा राज्य सहयोग के साथ चलेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए विकास के लिए बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश तथा राज्य सरकार विद्यालय निर्माण तथा खेल मैदान के लिए भूमि का प्रबंध करेगी। इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस जो है लगाया जाएगा। इसमें यह भी बोला गया कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि शिक्षण संस्थाओं की संपत्ति तथा खेल के लिए जो मैदान दिए गए उनको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन में अपनी कुछ जिम्मेदारियां सुनिश्चित करे, क्योंकि ये केंद्र और राज्य की अगर सहभागिता नहीं होगी तो कोई भी शिक्षा जो है, कोई भी शिक्षण का कार्य सही से नहीं चल पाएगा। तो इसमें मोटा मोटी ये समझने का है कि इसमें टेक्स्ट बुक के फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, करिकुलम कैसे होगा, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए क्या करना है, टीचिंग बच्चों के विकास के लिए क्या करना है, टीचर के लिए जो ट्रेनिंग स्किल्स है उसको कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो इसके लिए करना है, फिनांस कहाँ से है इसकी बात की गई थी। तो मोटा मोटी इस पे ये हम लोगों को समझ लेना है कि ये क्वेश्चन जो 60 मार्क्स का आएगा, तो पहले जो है हमें इसमें क्या लिखना है कि इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, इसको मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ कमीशन क्या है, फिर एम्स क्या है, फिर जो है इसकी जो इसमें रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन किए गए, क्या सजेशन दिए गए, कैसे डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम की बात की गई, कैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात की, स्टूडेंट वेलफेयर की बात की गई, कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया गया, प्रोविजन ऑफ फिनांस का बात किया गया। तो आप लोग इसको जो है दोनों वीडियोस देखिए, अपने कमेंट दीजिए, आप सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।